नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, कन्वीनर ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी भू संचलन की, और उसमें भी विशेष रूप से चर्चा की थी पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा जो उत्पन्न भू संचलन है, अर्थ मूवमेंट है, उसके बारे में चर्चा की थी। उसका एक उपभाग था आकस्मिक संचलन, जो अकस्मात, जो अंतर्जात बल के कारण जो आकस्मिक क्रियाएं हैं या आकस्मिक हलचल है, सडन मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। तो उन सडन मूवमेंट्स में हमने बात की थी भूकंप और ज्वालामुखी की। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे भूकंप, अर्थक्वेक। शाब्दिक रूप से पृथ्वी के कंपन है उसे भूकंप कहा जाता है, परंतु अगर हम इसे थोड़ा सा भूगोल की भाषा में रूपांतरित करें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों की वजह से ऊर्जा निष्कासित होती है। इस प्रक्रिया से क्या है, तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये सभी अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं और पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं। इन तरंगों द्वारा उत्पन्न जो कंपन है उसे ही भूकंप की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पे हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि भूकंप है वो प्राकृतिक घटना है, या प्राकृतिक घटना के कारण पृथ्वी का कंपन है उसे हम भूकंप की संज्ञा दे देते हैं, परंतु ऐसा सर्वदा सत्य नहीं है। कई बार भूकंप मानवीय क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। अभी हम इस लेक्चर में ही चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी मानवीय क्रियाएं हैं जिनसे भूकंप जैसी तरंगें महसूस होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भूकंप है वो क्या है, ट्रेमर है, झटका है। ठीक है, इसमें भूपर्पटी है, उस पर हमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि ट्रेमर फील होता है। ठीक है, तो उसे हम भूकंप कहते हैं और इसका उत्पत्ति का कारण क्या है, तरंगे हैं। भूकंप की तरंगों की कारण ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप से जुड़े हुए विभिन्न वैज्ञानिक और शाब्दिक अर्थ हैं, क्योंकि आप लोग सुनते होंगे भूकंप का अधिकेंद्र वहाँ था और इतने रिक्टर उसकी मैग्नीट्यूड नापा गया। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इनसे परिचित हों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस की। जो भूकंप का फोकस है वो क्या है, इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। वो पृथ्वी में जिस स्थान पर वास्तव में भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये मान लीजिए कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसमें जिस पॉइंट पे इस प्रकार की जो वेव्स हैं, सीस्मिक वेव्स हैं, वो जनरेट होती हैं, उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। अब बात आती है इपीसेंटर की। ये फोकस के लगभग परपेंडिकुलर सेंटर होता है जहां पर इन तरंगों को सबसे पहले फील किया जाता है। इसीलिए जो भूकंप की हम चर्चा करते हैं तो उसको इपीसेंटर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी भूकंप का प्रभाव क्षेत्र मापने के लिए या उसका विनाश कितना कहाँ होगा, इपीसेंटर से जैसे दूरी बढ़ती जाती है विनाश घटता जाता है। सबसे बड़ी क्षति आमतौर पर अधिकेंद्र के करीब होती है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इसकी भूकंपी तरंगों की जो शक्ति है वो कम होती जाती है। ये देखिए हमने डायग्राम में दिखाया है कि जहाँ वाकई भूकंपी तरंगें उत्पन्न हुई हैं वो हमारा फोकस है और उसके बिल्कुल आप देखिए परपेंडिकुलर है एपिसेंटर, अधिकेंद्र। फोकस को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अब जैसे आप लोगों ने कार्टोग्राफी में पढ़ा होगा सममान रेखाएं, तो उसी क्रम में जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को समभूकंपी रेखा या आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है। जो भूकंप है उसका अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में जो रेडॉन गैस है उसकी मात्रा में वृद्धि होने लगती है। तो अगर किसी क्षेत्र में जो रेडॉन गैस है उसके इमिशन में या उसकी मात्रा में वृद्धि होती है तो उसका ये संकेत माना जाता है कि इस क्षेत्र में अब भूकंप आने वाला है। जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि असल में ये तरंगों से उत्पन्न हलचल है। तो ये अति आवश्यक है कि हम लोग इन तरंगों के बारे में जानें कि ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो पूरे हम कह सकते हैं कि परपटी पे या भूतल पर इतनी बड़ी हलचल पैदा कर देती हैं। तो भूकंपी तरंगों को हम सामान्य तौर पर
दो भागों में बांटते हैं। पहली तो है भूगर्भीय तरंगे, जिनको पी और एस तरंगे कहते हैं, पी फॉर प्राइमरी एंड एस फॉर सेकेंडरी, और धरातली तरंगे जिनको एल वेव्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं पी तरंगों की। जब कोई भूकंप आता है तो सबसे पहले पी तरंगें ही उत्पन्न होती हैं, और पृथ्वी पर सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों का एहसास भी होता है, अनुभव भी सबसे पहले पी तरंगों का ही होता है। पी तरंगें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं, या आप कह सकते हैं कि तीनों माध्यम में चलायमान होती हैं, गति करती हैं, पर इनका वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम तरल में, और गैसीय माध्यम में इनका वेग सर्वाधिक कम होता है। पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है तथा तीव्रता सबसे कम होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स की। पी तरंगों के पश्चात ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, इसी कारण इनको सेकेंडरी कहते हैं। इनको गौण तरंग भी कहा जाता है। इनकी गति पी से कम एवं एल तरंग से अधिक होती है, एवं तीव्रता पी से अधिक एवं एल तरंग से कम होती है। एस तरंग केवल ठोस माध्यम में गमन करती है, यानी कि एस तरंगें तरल माध्यम में गमन नहीं करती हैं, सिर्फ ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। अब हम बात करते हैं धरातली तरंगों की। इनको सरफेस वेव्स भी कहा जाता है, और ये एल वेव्स, वैज्ञानिक लव वेव के द्वारा खोजे जाने के कारण इनको एल वेव्स भी कहा जाता है। उन वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड हाफ लव। जो हमारी एल तरंग है, इसकी गति सबसे पी एवं एस से कम होती है, अतः तरंगें पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के पश्चात प्रकट होती हैं। इस तरंग की तीव्रता पी एवं एस से अधिक होती है तथा सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अब हमने तरंगों के बारे में जान लिया। अब तरंगें कैसे मापी जाती हैं, और अर्थक्वेक है हमारा जो भूकंप है, उसकी तीव्रता कैसे नापते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि भूकंप की तरंगों का मापन हम किससे करते हैं, सीस्मोग्राफ के माध्यम से करते हैं। और इस जो सीस्मोग्राफ है, इसमें भूकंप की तीव्रता को मापने हेतु रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। इस पे 0 से इस रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को या मैग्नीट्यूड को 0 से 10 के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल में प्रति बढ़ती एक अंक के साथ ही भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि लॉगरिथम स्केल होती है। तो अगर 6 रिक्टर स्केल का भूकंप है और अगर उसकी बजाय 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए, तो तीव्रता है जो भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाएगी। और जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ लगभग 32 गुने बढ़ जाती है। रिक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, अतः इनके नाम के आधार पर इसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। और ये मैंने आपको बताया कि लॉगरिथम स्केल है, मैथमेटिकल मेजरमेंट है। अब हम बात करें भूकंप की इंटेंसिटी की, गहनता की। तो गहनता का जो आघात है उसको मापा जाता है मर्केली स्केल से। और इस स्केल को जो विकास किया था, डेवलपमेंट किया था, जी मर्केली नाम के वैज्ञानिक ने। इन्हीं के नाम पर इस स्केल को जाना जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल है, जबकि मर्केली स्केल है वो इंटेंसिटी स्केल है कि गहनता कितनी है, आघात कितना पहुंचाएगा कोई भूकंप। मर्केली स्केल में भूकंप को उसकी तीव्रता की बजाय भूकंप से हुए नुकसान अर्थात आघात के आधार पर मापा जाता है। जो हमारी मर्केली स्केल है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि जो रिक्टर स्केल है, जो मैग्नीट्यूड स्केल है, उसकी तुलना में ये कम साइंटिफिक माना जाता है। अब हम बात करते हैं भूकंप की तरंगों के छाया क्षेत्र की। ऐसा नहीं है कि कोई भूकंप आ गया तो वो सभी तरफ समान तरह का विनाश करेगा, या भूकंप की जो तरंगें हैं वो सभी जगह पहुंच जाएंगी। पी ऐसा कुछ क्षेत्र होता है जहाँ ना पी वेव्स पहुंचती हैं ना एस वेव पहुंचती हैं, उसको हम कहते हैं शैडो रीजन, तरंगों का छाया क्षेत्र। अब क्या है, इसको हम विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप लेखी द्वारा भूकंपी तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता है, उस क्षेत्र को भूकंपी तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है। अतः इस क्षेत्र में भूकंपी तरंगों का संचरण नहीं होता। जो भूकंप का हमारा एपिसेंटर है, अधिकेंद्र है, से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर पी और एस तरंगें पहुंचती हैं, जबकि इसके विपरीत 105 से 145 डिग्री के मध्य दोनों तरंगें ही नहीं पहुंचती हैं। अतः यह जो 105 से 145 लगभग 40 डिग्री का क्षेत्र है, वह हम कह सकते हैं कि शैडो रीजन है। और 145 डिग्री के पश्चात पी तरंगें पुनः प्रकट होने लगती हैं, परंतु एस तरंगें यहाँ नहीं पहुँचती हैं।
अतः 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य पृथ्वी के चारों ओर भी तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी होती है। इसे भूकंप की तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है, सीस्मिक वेव का शैडो रीजन। भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का कारण पीएमएस तरंगों की प्रवृत्ति है जो भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव एवं ठोस अवस्था में है। द्रव हमारी है आउटर कोर और ठोस है हमारी इंटीरियर कोर। इसलिए पी तरंगों की गति द्रव भागों में धीमी होती है और एस तरंगें जैसा कि आप जानते हैं द्रव भाग में विलुप्त हो जाती हैं। उल्लेखनीय है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एस तरंगें हमारी लिक्विड मीडियम में गमन नहीं कर पाती हैं। अब भूकंप के कारण क्या है? भूकंप की उत्पत्ति के कारण जैसे हमने कहा था कि इसके ज़्यादातर कारण हैं वो प्राकृतिक हैं, जैसे ज्वालामुखी क्रिया है। ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी जहाँ प्रस्फुट होते हैं उनके आसपास भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और वो आते भी हैं, परंतु ये सर्वथा आवश्यक नहीं है, सदैव आवश्यक नहीं है कि जहाँ भी ज्वालामुखी प्रस्फुटन हो रहा है वहाँ भूकंप आए ही आए। कई बार ऐसा भी ज्वालामुखी उद्बोधन होते हैं जहाँ भूकंप नहीं भी आता है। दूसरा कारण है डिस्पर्सन ऑफ गैसेज। भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से भूकंप का अनुभव होता है। तो गैसें फैलती हैं, उसकी वजह से भी हमें भूकंप का अनुभव हो सकता है। अभी हमने अंतर्जात बलों में पढ़ा था कि भ्रंश है, इसमें एक प्लेन के सारे चट्टानों का खिसकाव होता है। प्लेट टेक्टोनिक है जिसमें प्लेटों के रचनात्मक विनाशात्मक जो संरक्षी किनारे हैं उनके सहारे भी भूकंप की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। हमने कहा था कि कुछ कारण ऐसे भी हैं, मानव जनित कारण हैं, जिनकी वजह से भूकंप का अनुभव किया जाता है। जैसे कोयले की बहुत बड़ी बड़ी भूमिगत खानें हैं, उनमें अचानक से कोलैप्स हो जाए, ठीक है, या अन्य प्रकार का खनन है, भूमिगत जल के निकालने से हो जाता है, बांधों का निर्माण है और भूमिगत परमाणु परीक्षण, ये कुछ मानव जनित कारण हैं, पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारण ही हैं। अब हम बात करते हैं भूकंपों के टाइप्स क्या क्या हैं, भूकंपों के प्रकार क्या क्या हैं। तो इसको हम गहराई के आधार पर हम बात करें, भूकंप की गहराई के हिसाब से इनको 3 भागों में बांट सकता है। जिन भूकंपों का भूकंप मूल 0 से 50 किलोमीटर तक होता है उन्हें सैलो ओरिजिन सेंटर अर्थक्वेक कहते हैं, यानी कि छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर जिनका भूकंप मूल होता है उसे मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, और 250 से 700 किलोमीटर और इससे भी अधिक गहराई वाले जो भूकंप के उद्गम केंद्र होते हैं, इनसे गहरा भूकंप का उद्गम केंद्र होता है, उसे हम गहरे उद्गम वाले भूकंप कहते हैं। इनको प्लूटोनिक भी कहते हैं, पातालीय भूकंप। अब हम बात करते हैं भूकंप के विश्व वितरण की। ऐसा नहीं है कि पूरे जो हमारा प्लेनेट अर्थ है या ग्लोब है या भूप्रपट्टी है उस पर सब जगह समान रूप से भूकंप आते हैं। पृथ्वी पर या विश्व के मानचित्र पे कहें तो कुछ विशिष्ट एरिया हैं जहां भूकंप आने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो हमने उनको कई बेल्ट में विभाजित किया है। वो कौन कौन सी बेल्ट हैं? सबसे महत्वपूर्ण है सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी। संपूर्ण विश्व के लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इसको हम 2 शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। जो पहली शाखा है एशिया का जो कम चटका पेनिसुला है से लेकर क्यूराइल, जापान, फिलीपींस तथा पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है ये पेटी। दूसरी पेटी चिली, पेरू, मध्य अमेरिका, अलास्का तक पहुंची हुई है। इसी हिसाब से हमारी दूसरी पेटी है मध्य महासागरीय पेटी। इसमें विश्व के 21% भूकंप आते हैं। जो हमारा हिमालय है, म्यांमार की पहाड़ियां हैं तथा यूरोप का आल्प्स है, इसे अल्पाइन भी पेटी भी कहा जाते हैं। तो ये हमारा जो हिमालय है वो इसी पेटी में आता है। मध्य अटलांटिक पेटी है, इस पेटी में बहुत कम भूकंप आते हैं क्योंकि यहाँ जो प्लेटें हैं उनके बीच में अपसरण होता है। ये हमने प्रदर्शित किया है कि मुख्य भूकंप जोन कौन कौन से, इनमें तीनों पट्टियाँ दिखाई हुई हैं। ये हमने अपने भारत जो हमारा देश है उसमें भूकंप प्रभावित होने के जो क्षेत्र हैं, जो अर्थक्वेक बेल्ट हैं, इसमें देखिए आप जो गहरा डार्क कलर है वहाँ सर्वाधिक आने की संभावनाएं हैं, और जिस तरीके से जो रंग है हमारा हल्का होता जाता है वहाँ आवृत्ति कम है। इसे हम जोन 2 से लेकर जोन 5 तक बांटते हैं। सर्वाधिक न्यून भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, जो भूकंप आने की संभावना है वो जोन 2 में, और जो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं या अर्थक्वेक प्रोन रीजन है वो जोन 5 में आते हैं। जैसा भूकंप के हम प्रभाव की बात में करें तो हम जानते हैं कि भूकंप से केवल विनाशकारी प्रभाव ही होते हैं जो जन एवं धन दोनों की हानि करते हैं।
कुछ भूकंप के लाभकारी प्रभाव भी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी भूकंप से नए धरातल का निर्माण होता है। कई बार भूकंप से कई मूल्यवान और दुर्लभ खनिज हैं पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अंतर्जात बल, विशेष रूप से कहें तो आकस्मिक अंतर्जात बलों से जो भूकंप की क्रिया होती है उसके बारे में आज विस्तार से जाना। धन्यवाद।